हेलो, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल GD BSc क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक हमारा फैमिली से लिया गया है जो कि BSc और MSc में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर फैमिली मालवेसी को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फैमिली मालवेसी की अगर हम बात करते हैं तो इस फैमिली में जो मेंबर्स आते हैं, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि स्पेशल टाइप के होते हैं। स्पेशल टाइप की अगर हम बात करें तो इन प्लांट्स के अंदर जो स्टेमन बनता है और स्टेमन में जो एंथर होता है वो किस टाइप का होता है? मोनोथीकस टाइप का होता है। कैसा होता है? मोनोथीकस टाइप का होता है। किस तरीके का होता है? मोनोथीकस टाइप का होता है, याद रखिए। ठीक है, तो मोनोथीकस स्टेमन की प्रेजेंस के कारण ही इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आप मान सकते हैं, मोनोथीकस स्टेमन्स की प्रेजेंस के कारण। दूसरी बात यह है कि इस फैमिली को हम कॉमनली कॉटन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। कॉटन फैमिली, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कॉटन फैमिली किस फैमिली को कहा जाता है तो आप कहेंगे मालवेसी फैमिली जो है, यानी मालवेसी जो कुल है उस फैमिली को हम लोग कॉटन फैमिली के नाम से जानते हैं। दूसरा, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मालवेसी कुल को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम चाइना रोज़ फैमिली के नाम से भी जानते हैं। चाइना रोज़ फैमिली के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जो गुड़हल है यानी जो चाइना रोज़ है, जो कि आपने बेसिकली अपने गार्डन में या आस पड़ोस के गार्डन्स में आपने देखा होगा, तो चाइना रोज़ इसका एक स्पेशल प्लांट होता है। इसीलिए इस फैमिली को हम चाइना रोज़ फैमिली के भी नाम से जानते हैं। और इकोनॉमिकली आप जानते हैं कि कॉटन का बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, बिजनेस होता है और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए इस फैमिली को हम कॉटन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बात करते हैं। तो इस फैमिली की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो फैमिली मालवेसी में हम लोग अब देखते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स। जैसे कि हमने बात की कि इस फैमिली को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस फैमिली को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉटन फैमिली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉटन फैमिली के नाम से जानते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इस फैमिली को हम लोग कॉटन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, इस फैमिली को हम लोग चाइना रोज़ फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस फैमिली के मेंबर्स की, तो इस फैमिली में 82 जीनस शामिल किए गए हैं। कितने शामिल किए गए? 82 जीनस शामिल किए गए। उसी के साथ साथ 1500 के करीब क्या है, स्पीशीज़ इसमें इंक्लूड की गई, याद रखिए। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फैमिली का। तो इस फैमिली के अंदर 82 जीनस और 1500 स्पीशीज़ यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि याद रखिए, जितनी भी पर्टिकुलर फैमिली हम लोग पढ़ेंगे उस फैमिली में सभी में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। ठीक है, तो इसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मालवेसी फैमिली के मेंबर्स में अगर हम बात करते हैं, तो मालवेसी फैमिली के मेंबर्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं तो इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? फ्लावर्स और फ्रूट्स के पास में। ठीक है, यानी फ्रूट्स और फ्लावर्स में क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है, यानी एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। तो लिखा है प्रेजेंस ऑफ म्यूकस इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी सीधी सी बात है, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो होते हैं पर्टिकुलर प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं, तो इन ऑर्गन्स के ऊपर क्या पाया जाता है? म्यूकस की प्रेजेंस पाई जाती है। और म्यूकस की प्रेजेंस के कारण ही हम इसको क्या कह रहे हैं? ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर मान रहे हैं, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मोनोथीकस स्टेमन। देखिए, बेसिकली आपने अगर हम स्टेमन्स की बात करते हैं, स्टेमन अगर हम बनाते हैं तो स्टेमन में इस तरीके से स्टेमन हम लोग ड्रा करते हैं और देखते भी हैं प्लांट्स के अंदर, जिसमें कि स्टेमन में पहला हिस्सा होता है एंथर,
और एंथर के नीचे वाला हिस्सा होता है फिलामेंट। क्या नाम होता है? फिलामेंट। तो फिलामेंट और एंथर ये दो हिस्से जो होते हैं वो मेन होते हैं पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर, ठीक है, फिलामेंट्स और एंथर। और इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। कौन जोड़ता है इसको? कनेक्टिव टिश्यू, याद रखिए, ये तो आपने बेसिकली पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं आप, इस एंथर के अंदर दो लोब पाए जा रहे हैं। कितने लोब पाए जा रहे हैं? दो पालियां पाई जा रही हैं। और थीका एक वर्ड है, थीका। थीका का मतलब लोब होता है, दो पालियां। तो याद रखिए, तो जिसमें दो लोब होते हैं उनको बोलते हैं डाइथीकस। क्या बोलते हैं इसको? डाइथीकस स्टेमन या डाइथीकस एंथर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के जो मेंबर्स होंगे उसमें केवल एक ही जो लोब है वो पाया जाएगा, यानी उसमें दो पालियाँ नहीं पाई जाएंगी। इसके कारण हम कहेंगे कि इसमें किस तरीके के स्टेमेंस पाए जाते हैं? मोनोथीकस टाइप के स्टेमेंस पाए जाते हैं। एकमात्र यही एक ऐसी फैमिली है, इसके अलावा हालांकि और भी हैं, एक दो और भी स्पीशीज़ हैं और फैमिलीज़ हैं। फैमिलीज़ की बात करें स्पेशली, तो फैमिलीज़ में अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, एंथर जो होता है मोनोथीकस टाइप का पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर इसका जो प्लांट है, मालवेसी जो फैमिली हम लोग पढ़ रहे हैं, इस फैमिली का एक पर्टिकुलर प्लांट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम ये जो प्लांट है, इस प्लांट का नाम है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। और आप लोग इसको बेसिकली नाम, इसका जो कॉमन नेम है वो आप लोग जानते भी होंगे। इसका कॉमन नेम है चाइना रोज, जिसको हम गुड़हल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुड़हल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? गुड़हल के नाम से जानते हैं। तो ये गुड़हल है और इसी का हम लोगों को आज पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, फैमिलीज़ कैसे लिखी जाती हैं, ठीक है। हालांकि मेरा एक जो पहला लेक्चर आया था रेनन कुलेसी, तो उसमें अभी आपने देखा होगा कि उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मैंने दिए थे और पर्टिकुलर फ्लोरल कैरेक्टर्स दिए थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे मालवेसी फैमिली का जो मेंबर्स है, जिसका हम डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस इसका बॉटेनिकल नेम होता है, याद रखिए, और कॉमन नेम इसका है चाइना रोज। और हिंदी में बात करें तो इसको गुड़हल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? गुड़हल के नाम से जाना जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। और आपने बेसिकली गुड़हल देखा भी होगा, कुछ इस तरीके के फ्लावर्स उसमें आते हैं पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? अभी हम लोग बात कर रहे हैं पर्टिकुलर प्लांट्स की, जिसमें कि हम लोग अभी क्या डिस्कस करेंगे, इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। तो डिवीज़न है इसका फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स इसलिए कहा क्योंकि पर्टिकुलर इसमें फ्लावर भी आता है और सीड भी बनता है, इसीलिए ये इसको डिवीज़न फेनरोगेम्स के अंदर शामिल किया गया है। क्लास की बात करते हैं तो क्लास है डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी का मतलब ये है कि इन पर्टिकुलर इनमें जो प्लांट्स हैं उसमें जो सीड बनेंगे उसमें दो कोटिलिडन प्रेजेंट होंगे, इसलिए यहाँ पर क्लास डाइकोटिलिडनी यहाँ पर शामिल किया गया है। उसी के बाद बात करते हैं सब क्लास। सब क्लास कौन सा है बेटा? पॉलीपेटली। पॉलीपेटली का मतलब है इनमें जो फ्लावर आएगा उसमें जो पेटल्स आएंगी वो फ्री टाइप की पाई जाएंगी, इसीलिए यहाँ पर सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें पेटल्स फ्री होते हैं, याद रखिए, ठीक है। सीरीज़ की बात करें तो इसकी सीरीज़ है थैलमीफ्लोरी। थैलमस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। थैलमीफ्लोरी क्या है? सीरीज़ है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर है मालवेल्स। फैमिली की बात करें, फैमिली हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं? मालवेसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मालवेसी फैमिली का डिस्कशन कर रहे हैं। और जीनस हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? हिबिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर ये क्लासिफिकेशन है और याद रखिए पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर जो हमने दिया है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर फैमिली को लिखने के बाद, ठीक है। यानी जब हम लिखेंगे उसमें कह सकते हैं तो उसमें सबसे पहले हम पर्टिकुलर प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन जब करेंगे तो क्लासिफिकेशन पहले करेंगे, उसके बाद उसके कैरेक्टर्स जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब इसके कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो दो तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं। कितने तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं? दो तरीके के। एक तो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है। कैसे कैरेक्टर्स होते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। दूसरे कैरेक्टर होते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर है और
फ्लोरल कैरेक्टर है। दो तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, याद रखिए। तो इस पर्टिकुलर जितनी भी फैमिलीज हम जब लिखते हैं तो उसमें दो कैरेक्टर शामिल करते हैं। एक तो वेजिटेटिव कैरेक्टर यानी प्लांट्स का वह हिस्सा जिसमें कि रूट्स, लीव्स, स्टेम और ये सभी भाग, दैट मीन वेजिटेटिव पार्ट जितने भी होंगे हम उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर। उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर के अंदर हम लोग जो जितने भी पर्टिकुलर फ्लावर्स के भाग होंगे, पर्टिकुलर पार्ट्स होंगे, उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो याद रखिए लीव्स, सीड्स, हैबिट्स, प्लांट्स की जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंदर शामिल करते हैं। और जो फ्लावर है, फ्लावर में पेटल्स है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गैनोशियम है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं हम लोग किसमें, फ्लोरल कैरेक्टर के अंदर। तो दो तरीके के कैरेक्टर्स यहाँ पर डिस्कस करने हैं हम लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फ्लोरल कैरेक्टर नहीं देखेंगे, उससे पहले देखेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करते हैं तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले हमने लिख रखा है हैबिट। क्या है? हैबिट। तो हैबिट पहले डिस्कस करेंगे। तो हैबिट की बात करें तो जो पर्टिकुलर गुड़हल यानी चाइना रोज जो होता है उसकी अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो उसमें जो हैबिट, प्लांट का जो हैबिट होता है वो किस तरीके का होता है, श्रब टाइप का होता है। याद रखिए श्रब का मतलब ये है कि यहाँ पर झाड़ीदार पौधे होते हैं, यानी जो गुड़हल का प्लांट होता है वो झाड़ीदार होता है। ठीक है, यानी जब हमने शुरुआत में बताया था कि प्लांट्स को 3 भाग में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, पहला जो आपका है वो है हर्ब्स, दूसरा है श्रब और तीसरा है ट्रीज। तो ये श्रब की कैटेगरी में आता है। तो ये प्लांट्स में हमने यहाँ पर पॉइंट लिख दिया श्रब। ठीक है, तो यानी हैबिट कैसी है, श्रबी है, यानी झाड़ीदार है, इसलिए मैंने लिख दिया है श्रब। प्लांट्स होता है पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब है अपनी लाइफ साइकिल बहुत सारे सीजन्स में कंप्लीट करता है, इसकी वजह से हम इसको पेरेनियल प्लांट मानते हैं। तो इसलिए मैंने एक पॉइंट लिख दिया है पेरेनियल, यानी बहुवर्षीय, याद रखिए। ठीक है, अच्छा अगर हम इनके अंदर रूट्स की बात करते हैं, जो गुड़हल है यानी चाइना रोज है जो कि फैमिली मालवेसी का मेंबर है, इसमें टैप रूट पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? टैप रूट प्रेजेंट होती है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। उसी तरीके से अगला जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है स्टेम, हमने यहाँ पर देखेंगे स्टेम कैसा होता है। स्टेम यहाँ पर सॉलिड होता है। अगर आप इसका स्टेम देखेंगे तो स्टेम इसका कैसा होता है, सॉलिड होता है। और स्टेम जमीन से बाहर निकला हुआ है, ऐसा तो नहीं है जमीन के अंदर है, तो सीधी बात निकला हुआ है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिया मैंने एरियल, यानी वायवीय, यानी जमीन के बाहर है। स्टेम भूमि पर सीधा खड़ा है, इसीलिए मैंने लिख दिया है इरेक्ट। क्या लिख दिया है? पॉइंट इरेक्ट। स्टेम कैसा है? सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, इसकी वजह से हमने एक पॉइंट लिख दिया है सिलेंड्रिकल। और आप लोग भी एग्जाम में इसी तरीके से फैमिली का डिस्क्रिप्शन करेंगे, याद रखिए। और इसमें वुड भी प्रेजेंट होता है इसके स्टेम में, तो इसलिए मैंने लिख दिया है वुडी। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं किसकी, लीफ। अगला कैरेक्टर जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर है। तो इसमें जो लीफ आप देख रहे हैं, इसमें जो आप लीफ देख रहे हैं, ये लीफ कैसी दिख रही है, सिंपल टाइप की दिख रही है। एक ऐसा लीफ होता है जो कि कंबाइंड होती है। ठीक है, और ये लीफ कैसी है, सिंपल टाइप की दिख रही है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है सिंपल। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि लीव्स आर अरेंज इन अल्टरनेट पोजीशन, यानी ये आपका कोई शाखा है और इसमें लीफ जो है किस तरीके से, इस तरीके से एक के बाद एक लगी हुई है, एक के बाद एक लगी हुई है। जब एक के बाद एक लीव्स अरेंज होती है पर्टिकुलर शाखा के ऊपर, ब्रांच के ऊपर, तब इस कंडीशन को बोलते हैं एकांतर क्रम या अल्टरनेट, याद रखिए। तो यहाँ पर कैसा लीफ अरेंज है, अल्टरनेट क्रम में अरेंज है, याद रखिए इस बात का। तो अल्टरनेट पोजीशन में यहाँ पर लीव्स जो हैं वो अरेंज है, इस बात का ध्यान रखना, याद रखिए। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि लीफ में छोटे छोटे डंठल पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल दिख रहा होगा, ये लीफ है आपकी, ये लीफ हो गई। और लीफ में आपको क्या दिख रहा है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोलते हैं स्टाक, डंठल बोलते हैं ना आप लोग। तो डंठल को हम लोग, स्टाक को हम लोग इसकी भाषा में पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। तो इसमें पेटियोल क्या पाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल पाया जा रहा है। तो जब डंठल प्रेजेंट है, स्टाक प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे पेटियोलेट। अगर मान लीजिए नहीं होता तो हम यहाँ पर लिखते कि सेसाइल लीफ है। सेसाइल लीफ जब इस्तेमाल करते हैं जब लीफ के अंदर डंठल यानी स्टाक प्रेजेंट नहीं होता है, याद रखिए। ठीक है, तो लिखा है विद स्टाक। स्टिपुलेट, छोटे छोटे स्टिप्यूल्स भी पाए जाते हैं लीव्स के पास में, यानी जो लीव्स जो निकली हुई हैं उसके पास में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स
जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इनको स्टिप्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? इनको स्टिप्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको स्टिप्यूल कहा जाता है। छोटे छोटे पत्ती नुमा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको स्टिप्यूल कहते हैं। तो इसमें स्टिप्यूल पाए जाते हैं, इसलिए लिख दिया है स्टिपुलेट। अगर नहीं होता तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉन स्टिपुलेट, याद रखिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट इसमें दिया गया लीफ के अंदर कि वेनेशन। वेनेशन का मतलब होता है सिरा विन्यास, सिरा विन्यास, ठीक है, यानी किस तरीके से सिराएं पाई जा रही हैं। तो सिरा विन्यास रेटिकुलेट टाइप का पाया जाता है, यानी लीफ में जो बेन्स हैं, जैसे कि एक मैं लीफ बना रहा हूँ, इसमें आपने देखा होगा बेन्स इस तरीके से अरेंज रहती है, ठीक है, बेन्स इस तरीके से अरेंज रहती है ना लीफ में। और आपने घास की पत्ती यानी ग्रास की पत्ती देखी होगी, तो उसमें लीफ की बेन्स ऐसी देखी होंगी। तो दो तरीके की लीव्स होती हैं वेन्स के आधार पर, वेनेशन के आधार पर, वेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, यानी सिराओं के बांटने के आधार पर कह सकते हैं। तो इसमें वेन्स आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक नेट लाइक फॉर्म में अरेंज है। कैसी फॉर्म में? नेट की फॉर्म में, जाल के रूप में पाई जा रही हैं। और इसमें जो वेन्स हैं वो कैसी हैं? पैरेलल है। कैसी हैं? पैरेलल है। लेकिन जो गुड़हल है यानी चाइना रोज है, इसमें जो वेनेशन पाया जाता है वो इस टाइप का पाया जाता है। तो जब लीफ में वेनेशन नेट लाइक फॉर्म में अरेंज हो, जब वेन्स आर अरेंज इन नेट लाइक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन, एंड वेन्स आर अरेंज इन पैरेलल फॉर्म इन द लीफ, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि लीव्स में जब वेन्स नेट लाइक फॉर्म में अरेंज हो तो इसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन, यानी जालिकाबद्ध सिरा विन्यास। और जब लीफ में वेन्स समानांतर क्रम में अरेंज हो तब इसको बोलेंगे पैरेलल। तो यहाँ पर कौन सा पाया जाता है? रेटिकुलेट टाइप का, ठीक है। ये लॉन्ग हो गया थोड़ा सा टॉपिक, क्योंकि जो बेसिकली नए बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, ठीक है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे। तो फ्लावर आप देख रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि जब लीव जो फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है एक पुष्पाक्ष के ऊपर होता है, यानी पुष्प अक्ष के ऊपर होता है। जैसे कि ये पुष्प का अक्ष है, जैसे कि ये पुष्प का अक्ष है, और इसके ऊपर क्या लगे हैं? फ्लावर्स लगे हैं। क्या लगे हैं? फ्लावर्स लगे हैं, ठीक है। तो जो फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है पुष्पाक्ष के ऊपर, और जिस पर फ्लावर्स लगे होते हैं उसको बोलते हैं पेडंकल। क्या बोलते हैं इसको? पेडंकल, यानी पुष्पाक्ष। क्या बोलेंगे उसको? पुष्पाक्ष बोलेंगे, याद रखिए। क्या बोलेंगे उसको? पुष्पाक्ष बोलेंगे। तो पुष्पाक्ष का मतलब होता है पुष्प का अक्ष, यानी पुष्प के अक्ष के ऊपर पुष्प का व्यवस्थीकरण, यानी द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए पेडंकल या फ्लोरल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। इसी को इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो इसमें फ्लावर जो होता है, सीधी सी बात है, अकेला अक्ष के ऊपर पाया जाता है, इसीलिए लिखा है सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब होता है एकल, और एक्सिलरी का मतलब है कक्षों में, यानी यहाँ पर जो फ्लावर जो होता है अकेला पाया जाएगा पेडंकल के ऊपर और अक्षों में पाया जाएगा, इसीलिए लिख रखा है सोलिटरी एक्सिलरी, ठीक है। नाउ इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चाइना रोज का मैंने यहाँ पर डायग्राम दिया है। ये देखिए, आप पंखुड़ियाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसमें लीव्स देख सकते हैं, लीव्स इस तरीके से होती हैं। तो यही बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि फ्लावर कैसा पाया जाएगा इसमें, ठीक है। तो फ्लावर की बात करते हैं, तो फ्लावर कैसा दिखेगा इसमें वो भी हम लोग देख लेते हैं। कि अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में सबसे पहले क्या पाया जाता है? ब्रैक्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्रैक्ट। सर ये ब्रैक्ट क्या होता है? फ्लावर के साथ में छोटी छोटी पत्ती नुमा संरचनाएं होती हैं, छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के केस में, ठीक है। तो फ्लावर के केस में क्या पाए जाते हैं? ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट लिख रखा है सहपत्री यानी ब्रैक्टिएट। अगर मान लीजिए नहीं होता ये, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट जब ना हो। लेकिन इसमें क्या है? इसमें तो पाया जा रहा है, सीधी सी बात है, तो यहाँ पर कहेंगे ब्रैक्टिएट। तो यहाँ पर लिख रखा है ब्रैक्टिएट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है पेडिसिलेट।
पेडिसिलेट सर शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? याद रखिए, जब फ्लावर में डंठल पाया जाए, क्या पाया जाए, क्या पाया जाए, फ्लावर में डंठल पाया जाए, तब इसको कहेंगे पेडिसिलेट। जैसे आप ये देख सकते हैं फ्लावर है, तो फ्लावर में आपने यहाँ पर डंठल भी लगा हुआ देखा होगा, याद रखिए, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि फ्लावर जो है वो कैसा है, पेडिसिलेट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, डंठल दिख रहा है ना, तो डंठल जब फ्लावर में प्रेजेंट होता है तो हम उस फ्लावर को बोलते हैं पेडिसिलेट। क्या बोलेंगे इसको? पेडिसिलेट। अच्छा सर, आपने इतनी तो बात कर ली कि इसको पेडिसिलेट कहेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं है फ्लावर के अंदर डंठल या पेडिसिल, तो आप क्या कहेंगे? तो हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे सेसाइल। क्या यूज करेंगे? सेसाइल। अगर जिनमें पेडिसिल प्रेजेंट है, जिनमें क्या प्रेजेंट है? पेडिसिल प्रेजेंट है, कलर चेंज कर लेते हैं, जिनमें पेडिसिल क्या है? प्रेजेंट है, उनको हम पेडिसिलेट फ्लावर्स बोलेंगे, यानी विद स्टॉक मैंने लिख रखा है। दूसरी बात क्या लिखी है? फ्लावर कंप्लीट होता है। कैसा होता है? कंप्लीट, यानी इसमें 4 वर्ल प्रेजेंट होते हैं, यानी चारों के चारों वर्ल चक्र जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, यानी एंड्रूशियम, गानुशियम, कैलिक्स और कोरोला, यानी पूरा फ्लावर जो है वो कंप्लीट है। इसकी वजह से हमने यहाँ पर लिखा है कंप्लीट। दूसरा टर्म लिखा है हमने यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब यह है कि इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जा रहे हैं, यानी एंड्रूशियम और गानुशियम दोनों। ठीक है। फ्लावर की सिमेट्री अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर की सिमेट्री होती है एक्टिनोमार्फिक। कैसी होती है? एक्टिनोमार्फिक, यानी त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या सम्मित का मतलब क्या है? त्रिज्या सम्मित का मतलब यह है कि फ्लावर की जो सिमेट्री होगी, फ्लावर की जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी? एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक वर्ड सर, इसका सर मतलब हम समझे नहीं। इसका मतलब ये होता है कि सिमेट्री जो होती है, सिमेट्री अगर हम इसको तल से बांटें तो वो बराबर बराबर हिस्से में बटेगा। किस तरीके से बटेगा? सेंटर से। अगर आप सेंटर से पांचों पेटल्स को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो बट जाएगा। तो जब हम फ्लावर को बीच से यानी केंद्र से बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे तब ऐसी सिमेट्री को बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री। ऐसा आपने जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के अंदर जो टर्म्स यूज होते हैं, जैसे रेडियल सिमेट्री आपने नाम सुना होगा। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि दे कैन डिवाइडेड इनटू सेंट्रल पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। सेम यहाँ पर प्लांट्स के फ्लावर में जो सिमेट्री है रेडियल की तरह ही है, इसीलिए यहाँ पर टर्म रेडियल नहीं यूज किया गया। यहाँ पर कौन सा टर्म यूज किया गया? एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक, ठीक है। एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री यहाँ पर पाई जाती है, यानी दे कैन डिवाइडेड इनटू सेंट्रल पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री। यानी अगर हम इसको केंद्र से बराबर बराबर हिस्सों में बांटें तो ये बट सकता है, क्योंकि कितनी पेटल्स होती हैं? 5 पेटल्स होती है ना बेटा 5 पेटल्स होती हैं यहाँ पर। तो केंद्र से अगर हम इसको बांटते हैं तो बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री इसको आप कहेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब है कि इसमें जो ओवरी की पोजीशन है वो ऊपर की ओर पाई जा रही है, इसीलिए लिखा हुआ है सुपीरियर ओवरी। तो ओवरी की पोजीशन कैसी होती है? ऊपर की ओर पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया हाइपोगाइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्म आप याद रखिए। अब बात करते हैं कैलिक्स की, ठीक है। कैलिक्स से पहले क्या होता है? एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको एपीकैलिक्स कहते हैं, जिसमें कि एपीकैलिक्स भी होता है, एपीकैलिक्स भी पाया जाता है, जो कि 5 से 8 चक्र इसमें जो है पाए जाते हैं। एपीकैलिक्स की बात कर रहे थे। एपीकैलिक्स, इस कैलिक्स से पहले एपीकैलिक्स भी होते हैं जो कि 5 से 8 की संख्या में पाए जाते हैं, जो कि कैलिक्स के चारों तरफ पाए जाएंगे, ठीक है। एपी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एपी का मतलब होता है कैलिक्स के चारों ओर, यानी बाहर की तरफ कह सकते हैं, ठीक है। तो कैलिक्स से पहले एपीकैलिक्स भी पाए जाते हैं, ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स क्या होता है? जो ग्रीनी पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से रहता है, यानी फ्लावर का जो ये जो हिस्सा जैसे आप देख रहे हैं,
ये जो हिस्सा है, ये फ्लावर का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसके बैक साइड में आपने देखा होगा ग्रीनी पार्ट होता है। यहाँ पर क्या कैसा पार्ट होता है? ग्रीनी पार्ट होता है। उसी को हम लोग कैलिक्स के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहें तो इनको दलपुंज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसमें जो कि रिलेटेड है, इससे कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज, जैसे कि हम बात करते हैं कैलिक्स की, तो कैलिक्स में सेपल की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 5 होती है, याद रखिए। यानी 5 सेपल्स पाए जाते हैं फ्लावर के अंदर। ठीक है। और सेपल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? फिर पॉलीपेटलस होते हैं। यहाँ पर गैमोसेपेलस लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉलीपेटलस ही होता है, सॉरी पॉलीसेपेलस ही होता है। पॉलीसेपेलस का मतलब है कि जो सेपल्स हैं वो फ्रीली पाए जा रहे हैं। कैसे पाए जा रहे हैं? फ्रीली पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पॉइंट हम यहाँ पर कट करके यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पॉलीसिपेलस, यानी सेपल्स आर फ्री। ठीक है। पॉलीसिपेलस, सेपल्स आर फ्री, यानी जो सेपल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। दूसरा, एस्टिवेशन की बात करें। सर एस्टिवेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स ऑन ए फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। यानी एस्टिवेशन का मतलब होता है पुष्प दल विन्यास, यानी पुष्प किस तरीके से अरेंज है, तो वॉल्वेट तरीके से अरेंज है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे वॉल्वेट एस्टिवेशन। अब हम बात करते हैं करोला की। करोला का मतलब जो कलरफुल पार्ट होता है, जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर में, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो कलरफुल पार्ट है, ये जो कलरफुल पार्ट है इसी को हम लोग बोल देते हैं करोला। क्या बोल देते हैं? करोला। ठीक है। जिसमें कि यूनिट्स इसकी जो होती है उसको बोलते हैं पेटल्स। यानी ये जो आप देख रहे हैं पर्टिकुलर कलरफुल जो रेड कलर की हैं, ये एक्चुअल में पंखुड़ियाँ हैं, जिसको हम पेटल्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो पेटल्स यहाँ पर पाई जाती हैं, और पेटल्स के ग्रुप्स को ही हम लोग क्या कह देते हैं? करोला कह देते हैं। याद रखिए, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पेटल्स की, दैट मीन करोला की। तो इसमें 5 पेटल्स पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 5 पेटल्स पाई जाती हैं, और ये पेटल्स फ्री होती हैं। यानी पेटल्स जो होंगी एक दूसरे से जुड़ी नहीं होंगी, यानी जो पार्टो पेटल्स हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंज रहेंगी। कहने का मतलब है कि फ्लावर्स के अंदर पेटल्स जुड़ी नहीं होंगी। अगर जुड़ी होती तो यहाँ पर हम गैमोपेटलस के नाम से जानते हैं, लेकिन पेटल्स कैसी हैं? फ्री हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक टर्म यूज़ करेंगे पॉलीपेटलस। तो पॉलीपेटलस का मतलब है कि पेटल्स आर फ्री, पेटल्स आर फ्री। और दूसरी बात क्या है कि इसमें अगर हम एस्टिवेशन देखें तो एस्टिवेशन इसमें हमें ट्विस्टेड टाइप का भी दिखता है और वॉल्वेट टाइप का भी दिखता है, याद रखिए। और फ्लावर की जो पेटल्स हैं वो किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम क्या होता है? द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। इसमें हम क्या देखेंगे? स्टेमेंस की नंबर देखेंगे। तो इसमें स्टेमेंस असंख्य होते हैं, यानी बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक टर्म यूज करेंगे स्टेमेन इंडेफिनिट। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं कि स्टेमेंस पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे। देखिए स्टेमेंस आपको दिख रहा होगा, तो स्टेमेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर क्या टर्म यूज़ किया हमने? यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? यहाँ पर स्टेमेंस पाए जा रहे हैं। क्या बहुत सारे क्या पाए जा रहे हैं? स्टेमेंस। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्टेमेंस के ग्रुप को ही हम लोग क्या कह देते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। आपने गुड़हल का फ्लावर देखा होगा तो उसमें आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये येलो कलर के, ये स्टेमेंस एक्चुअल में, जो कि असंख्य प्रकार के होते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये टर्म यूज़ कर रहे हैं स्टेमेन इंडेफिनिट। ठीक है, यानी असंख्य। ओके। नाउ आगे हम लोग बात करते हैं, फिर उसके बाद लिखा है पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो एंथर हैं, यानी स्टेमेंस जो हैं वो बहुत संख्या में पाए जा रहे हैं, बहुत संख्या में पाए जा रहे हैं, और वो आपस में फ्रीली मूव कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है एंथर यहाँ पर अलग अलग पाए जाएंगे, यानी एंथर्स आर फ्री इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एंड्रोशियम। ठीक है।
यहाँ पर क्या होगा कि एंथर जो होंगे वो फ्रीली पाए जाएंगे और कैसे अरेंज रहेंगे, स्पाइरल की फॉर्म में अरेंज रहेंगे, ठीक है, यानी उनके फिलामेंट्स स्पाइरली अरेंज रहेंगे। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो स्टेमन होगा, उसमें जो स्टेमन होगा वो डाइथिकस नहीं होगा, डाइथिकस नहीं होगा, कैसा होगा फिर, मोनोथिकस पाया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, क्योंकि इनके स्टेमन में, इनके एंथर में केवल एक ही लोब जो होता है प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, मोनोथिकस स्टेमन इसमें पाया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिए कि डाइथिकस नहीं लिखना है, मोनोथिकस लिखना है आपको, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं गायनोशियम की। गायनोशियम क्या होता है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज गायनोशियम, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सीधी सी बात है, कार्पेल को देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे, कार्पेल, क्योंकि कार्पेल्स के ग्रुप को ही हम लोग गायनोशियम कह देते हैं, याद रखिए। तो कार्पेल इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर हमने जो टर्म लिया है वो क्या लिया है, मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी का मतलब है कि इसमें बहुत सारे कार्पेल्स जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब है कि इसमें जितने भी कार्पेल्स पाए जाएंगे, यानी जो 5 के 5 बहुत सारे 5 से 6 के करीब जो कार्पेल्स पाए जा रहे हैं, वो हालांकि मल्टी कार्पेलरी भी बोल सकते हो, हालांकि हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, हिबिस्कस पढ़ रहे हैं, तो इसमें 5 कार्पेल होते हैं। पेंटा कार्पेलरी भी लिख सकते हैं आप लोग, पेंटा कार्पेलरी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, पेंटा कार्पेलरी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 कार्पेल्स होते हैं और ये पांचों के पांचों कार्पेल्स फ्रीली होते हैं, यानी एक आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, लिखा है फ्री कार्पेल्स। उसके बाद बात करते हैं ओवरी की पोजीशन। तो ओवरी की पोजीशन होती है ऊपर की तरफ, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें ओवरी की पोजीशन कैसी होगी, सुपीरियर टाइप की। प्लेसेंटेशन की बात करें, यानी सीधी सी बात है, प्लेसेंटा का मतलब आप लोग समझते होंगे, जिसमें कि ओव्यूल लगा होता है, तो ओव्यूल के लगने के क्रम को हम लोग प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो इसमें किस टाइप का, आधारीय प्रकार के, यानी बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। और अगर हम देखें इन फ्लावर्स के अंदर स्टाइल जो होती है एब्सेंट भी होती है और प्रेजेंट भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट करेंगे, ठीक है। हालांकि बेसिकली हिबिस्कस के अंदर जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो आप प्रेजेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रूट की बात करते हैं तो इटीरियो ऑफ एकीन्स टाइप के फ्रूट्स इसमें पाए जाते हैं, यानी एकीनों के पुंज प्रकार के यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, फ्रूट्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात कर ली। अब हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ पर अब बात करेंगे फ्लोरल डायग्राम की और फ्लोरल कैरेक्टर की, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम की बात करेंगे अब हम लोग। तो फ्लोरल डायग्राम में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या पाया जा रहा है, उसमें क्या क्या पाया जा रहा है, ये चीज़ देखेंगे। तो याद रखिए ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले देखेंगे इसमें एपिकैलिक्स है, इसमें एपिकैलिक्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैक्ट देखेंगे, ब्रैक्ट है कि नहीं है। उसके बाद सिमेट्री देखेंगे, सिमेट्री के बाद हम इसमें ये प्लांट वो यूनिसेक्सुअल है कि बाईसेक्सुअल है, तो इसमें सेक्स देखेंगे कि दोनों प्रेजेंट हैं कि नहीं है। उसके बाद कैलिक्स देखेंगे और करोला देखेंगे, एंड्रूशियम देखेंगे और गायनोशियम देखेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोग देखते हैं पर्टिकुलर फ्लोरल फार्मूला के अंदर, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इसमें कैलिक्स के ऊपर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनको कहते हैं क्या, एपिकैलिक्स। तो अगर एपिकैलिक्स है तो यहाँ पर हम लोग EPI करके इस तरीके से लिख देंगे, इसका मतलब होता है कि एपिकैलिक्स प्रेजेंट है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद ब्रैक्ट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पर वहाँ पर पिछले उसमें जब मैंने किया था तो ब्रैक्ट प्रेजेंट थे, तो याद रखिए, तो यहाँ पर ब्रैक्ट जब प्रेजेंट है तो लिख देंगे BR, ठीक है। तो ब्रैक्ट आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर BR टर्म का सिंबल का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की है। तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए यहाँ पर इस तरीके का साइन हम लोग यूज़ करते हैं, इस तरीके का साइन यूज़ करते हैं, इस तरीके का। इसका मतलब है कि दे कैन डिवाइडेड इनटू
सेंट्रल पॉइंट्स दैट इज कॉल्ड एज एक्टोनोमॉर्फिक सिमेट्री। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर इस तरीके का साइन यूज करेंगे, दैट मीन मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन फ्लावर। ओके, नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ है के बना हुआ है यहाँ पर। के किसके लिए यूज करते हैं? के कैलिक्स के लिए यूज किया जाता है। के किसके लिए यूज किया जाता है? कैलिक्स के लिए। और याद रखिए यहाँ पर जो कैलिक्स है उसमें 5 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? पेट सेपल्स 5, और ये फ्रीली होते हैं, इसमें इसलिए ब्रैकेट नहीं लगेगा। ब्रैकेट जो है वो हटा देंगे आप लोग, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, एपी कैलिक्स, वीआर मीन, ब्रैक्टिएट, एक्टोनोमॉर्फिक सिमेट्री, मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट। ये आपका ये है के का मतलब कैलिक्स। कितने सेपल्स हैं? 5 सेपल्स हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कोरोला को देखेंगे, कोरोला में कितने पेटल्स हैं? पंखुड़ियाँ हैं, 5 हैं, तो यहाँ पर इसकी जड़ में 5 लिख देंगे। दूसरी बात, उसके बाद एंड्रोशियम में स्टेमेंस इंडेफिनिट हैं, इसलिए यहाँ पर इंडेफिनिट का साइन बनाएंगे और इस तरीके से साइन बना देंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो सेपल्स जो पेटल्स जो होते हैं, उन पेटल्स के ऊपर जो स्टेमेन हैं वो छाए हुए पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं एपीपिटेलस कंडीशन। तो एपीपिटेलस कंडीशन भी देखने को मिलती है पर्टिकुलर इन प्लांट्स के अंदर, इन फ्लावर्स के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग गायनोशियम की। तो गायनोशियम में कार्पेल की पोजीशन देखेंगे, ओवरी की पोजीशन। तो ओवरी की पोजीशन सुपीरियर होती है, इसलिए जी के नीचे इस तरीके से लाइन बना देंगे। और कितने कार्पेल्स हैं? 5 कार्पेल्स हैं, 5 हैं। अगर मान लीजिए ज़्यादा हैं तो यहाँ पर इंडेफिनिट इस तरीके से साइन बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्लोरल फार्मूला आप लिखेंगे पर्टिकुलर फैमिलीज़ के अंदर। तो ये आपका फ्लोरल फार्मूला हो गया किसका? ये आपका फ्लोरल फार्मूला हो गया किसका? हो गया ये फ्लोरल फार्मूला, ये पर्टिकुलर हो गया फ्लोरल फार्मूला हिबिस्कस का, ठीक है। ये किसका हो गया? एपी, बीआर, एक्टोनोमॉर्फिक सिमेट्री, एपिकैलिक्स, ब्रैक्ट आर प्रेजेंट, ब्रैक्टिएट, एक्टोनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। इस तरीके से ये टर्म यूज करते हैं, ठीक है हम लोग। ये हो गया आपका कौन सा? ये हो गया फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम की। तो ये रहा आपका फ्लोरल डायग्राम, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये आपका मदर एक्सिस है, ये मदर एक्सिस है, और इसके चारों तरफ सबसे बाहर की तरफ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रही हैं। ये वाली यही होती हैं एपिकैलिक्स। क्या होती हैं? इसको, इसी को बोलते हैं हम लोग एपिकैलिक्स। इनको क्या बोलते हैं? एपिकैलिक्स, ठीक है। ये एपिकैलिक्स हो गई। इसके बीच में आप देख रहे हैं ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये है आपका कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स के बाद में ये जो अंदर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है आपका कोरोला, जिसमें कि पेटल्स अरेंज है, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद अंदर की तरफ जो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक राउंड फॉर्म में, ये है आपका स्टेमेंस। ये इसमें स्टेमेंस जो हैं इंडेफिनिट फॉर्म में हैं, और बीच में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका कार्पेल, जिसको बोलेंगे ओवरी। किसको क्या बोलेंगे? ओवरी। इसमें आप ओवरी देखेंगे कि ओवरी में ओव्यूल कितने हैं, ये आपको जो दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्लोरल डायग्राम भी आप लोग डायग्राम इस तरीके से ड्रा करेंगे, याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लोरल डायग्राम। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। इस फैमिली के क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी कहाँ किन किन क्षेत्रों में पर्टिकुलर प्लांट्स इसके यूज़ होते हैं, इकोनॉमिकली हमारे लिए किस तरीके से यूजेबल हैं, कह सकते हैं। तो याद रखिए, पहला है एबोटिलॉन एशियाटिकम, जिसको हम डॉन या कंघी या अतीबला के नाम से जानते हैं, अतीबला के नाम जानते हैं, जिससे कि रस्सियाँ बनाई जाती हैं इसके फाइबर से, और कार्डेज बनाए जाते हैं इसके स्टेम के फाइबर से, ठीक है। जो कि स्टेम में फाइबर्स निकलता है तो उस फाइबर से रस्सियाँ और कार्डेज बनाई जाती हैं, याद रखिए। दूसरा है प्लांट, दूसरा जो पर्टिकुलर प्लांट्स है तो बात कर रहे हैं हम लोग, तो रस्सियाँ और कार्डेज बनाई जाती हैं इसके स्टेम के फाइबर से। दूसरा है एवेलमोस्कस एस्कुलेंटस, एवेलमोस्कस एस्कुलेंटस, जिसको हम हिबिस्कस एस्कुलेंटस के नाम से जानते हैं, जो कि भिंडी का ये क्या है, बॉटेनिकल नेम है। और इसका सीधी सी बात है, इसका इस्तेमाल हम लोग सब्जी के रूप में करते हैं, वेजिटेबल्स में करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे गॉसिपियम आर्बोरेटम, गॉसिपियम आर्बोरेटम जो कि कपास का क्या है, बॉटेनिकल नेम है, और इसको हम इसकी एक और स्पीशीज़ है गॉसिपियम इंडिकम, जिससे कि कॉटन फाइबर यानी कपास तंतु प्राप्त होता है, जिसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कपास को, कॉटन तो आप लोग जानते हैं, जैसे रुई प्राप्त होता है, उससे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ड्रेसिंग में इस्तेमाल होता है। तो गॉसिपियम आर्बोरेटम जो कि इसी का पर्टिकुलर प्लांट है। अगला है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस जिसको हम चाइना रोज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चाइना रोज, जिसको गुड़हल कहते हैं। ये एक सजावटी पौधा है, लिखा है ऑर्नामेंटल, और इसका इस्तेमाल शू पॉलिश में किया जाता है। किस में किया जाता है? शू पॉलिश में, यानी इसकी पेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है शू पॉलिश में। तो लिखा है शू पॉलिश फ्रॉम पेटल्स, यानी पेटल से शू पॉलिश बनाई जाती है और शू पॉलिश की जाती है, याद रखिए, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं, अगला जो पर्टिकुलर प्लांट है, इनके दो प्लांट्स और बचे हुए हैं, ठीक है। सीडा एक्यूटा, सीडा एक्यूटा, सीडा एक्यूटा एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसकी रूट्स का इस्तेमाल जो है न्यूरल और यूरोलॉजिकल डिजीज़ में किया जाता है, ठीक है। बेनिफिट इन न्यूरल एंड यूरोलॉजिकल डिजीज़, ठीक है। सीडा रोम्बिफोलिया, सीडा रोम्बिफोलिया जो कि दूसरी स्पीशीज़ है, और इसका इस्तेमाल जो है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी में किया जाता है, और गठिया रोग यानी रूमेटिज्म में किया जाता है, याद रखिए। अगला जो प्लांट है वो है पैरोनिया, ठीक है। पैरोनिया जो पर्टिकुलर प्लांट है, ऑर्डोरेटा, पैरोनिया ऑर्डोरेटा, इसका इस्तेमाल ऑर्नामेंटल यानी सजावट में, गार्डन में करते हैं हम लोग, और इससे परफ्यूम वगैरह भी बनाई जाती है इसके रूट से, ठीक है। तो हमने बात की, किसकी बात कर ली अब हमने? ये हमने बात कर ली है पर्टिकुलर फैमिली मालवेसी की। तो मालवेसी के हमने क्लासिफिकेशन की बात की, किसकी बात की बेटा? मालवेसी के पर्टिकुलर मालवेसी के पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन की बात की, कैरेक्टर्स की बात की, और उसके बाद हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो फैमिली मालवेसी बहुत इकोनॉमिक फैमिली मानी जाती है क्योंकि कॉटन इससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारे ऐप के ऊपर क्लास करना चाहते हैं, हमारे ऐप GDBSC क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।